हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 5th एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आप इस ड्रामे की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको इस ड्रामे के सीक्वेंस वाइज सारे एपिसोड मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन जी कुछ पैसों के पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो अपने बचपन का प्यार यानी मिया के साथ ब्रेकअप कर लेता है। ये सब देखकर तो मिया का दिल बिल्कुल टूट जाता है और वो अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा अल्कोहल भी पी लेती है। इसी हालत में उसका बहुत ज्यादा साथ देते हैं ओ यांग और ली दो। ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से मिया को कुछ होश ही नहीं रहता है, इसीलिए ली तो उसे अपने रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ ओ यांग को चैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने मिया के साथ करा ही इतना बुरा था। इसीलिए ओ यांग अपने मैनेजर को बोलकर चैन को उसके सामने बुलवाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही चैन को पता चलता है कि उसको ओ यांग ने बुलाया है तो ये सब सोचकर वो काफी नर्वस हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आज से पहले तो उसे कभी भी ओ यांग ने इस तरीके से बुलाया नहीं है। तो आज उसे चैन की ऐसी क्या अचानक याद आ गई जो वो उसे पर्सनली मिलने के लिए बुला रहा है। बट क्या करे, बॉस तो बॉस ही होता है ना। और इसी तरीके से अपने बॉस ओ यांग का ऑर्डर मानते हुए वो उसके सामने चला जाता है और उससे कहता है कि सर आपने मुझे क्यों बुलाया था। तो ओ यांग तो मस्त मजे से अपना वीडियो गेम खेल रहा होता है और फिर उसके बाद वो चैन की तरफ देखता है तो वो उसे थोड़ी सी बिजनेस की बातें करता है। ओयांग की बातें सुनने के बाद चैन से वहाँ पर से जाने ही वाला होता है, तब तक ओयांग उसे दोबारा से रोक लेता है और उससे कहता है कि ये तो बस बिजनेस की बात थी, मुझे तुमसे इससे भी ज्यादा जरूरी बात करनी है। और उसके बाद वो चैनजे को अपने सामने बैठने के लिए कहता है और उसको देखने लग जाता है। तो चैनजे उससे बोलता है कि सर आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी। तो ओयांग उससे बोलता है कि मैंने देखा तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिया का ब्रेकअप हो गया है। वैसे मिया दिखने में अच्छी है, बुरी भी नहीं है, काइंड हार्टेड है और सबसे बड़ी बात वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसने तुम्हारे बारे में सबको बता रखा है। और मैंने सुना है कि तुम भी उससे इतना ही प्यार करते हो तो तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया। ओयांग की बातें सुनने के बाद चैन से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी सर, ये मेरे पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं ये सब आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो ओ यांग उससे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन तुम्हें किसी भी वुमेन को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का बिहेवियर तुमने मिया के साथ किया वो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार था। किसी भी लड़की को तुम रास्ते में इस तरीके से धक्का देकर कैसे जा सकते हो, और वो भी उस लड़की को जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। तो ओ यांग की बातें सुनने के बाद चैन से उससे बोलता है कि आई एम सो सॉरी सर, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे और मिया के ब्रेकअप के बारे में आपको कैसे पता चला। तो ओ यांग चैन से कहता है कि ये सारी बातें तो मिया से ही जाकर पूछना। तो उसके बाद चैन से ओ यांग से माफी मांगता है और उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी सर, आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। तो ओ यांग उससे कहता है कि तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम मिया से मांगो, मुझसे मत मांगो। मैं तो तुमसे वैसे भी बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, तुम जैसे इंसान से तो मैं कभी बात भी नहीं करना चाहूंगा। मैं तो बस तुम्हें ये समझाना चाहता था कि जो तुम्हें प्यार करते हैं तुम उनके साथ अच्छे से रहा करो, वरना जिस दिन वो तुमसे सच में दूर हो जाओगे ना उस दिन तुम सिर्फ पछताते रह जाओगे। तो उसके बाद चैन से ओयांग से कहता है कि ओके सर, मैं आपकी बातें ध्यान में रखूंगा और ऐसा ही कहकर चैन से वहाँ पर से चला जाता है। दूसरी तरफ मिया और ली दो भी चैन से के ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद ली दो मिया से कहता है कि अब तुम चैन से मिलकर तुम दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देना, और वैसे भी तुमने मेरा फोन नंबर तो ले ही लिया ना, अगर तुम्हें मेरी कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे कॉल करके बुला देना। लीदो की बात सुनने के बाद मिया लीदो को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और उससे कहती है कि आई होप मेरे और चैनजे के बीच में अब सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा ही कहकर वो ऑफिस के अंदर चली जाती है और जैसे ही मिया की ऑफिस में एंट्री होती है इत्तेफाक से उसके सामने चैनजे आ जाता है। मिया चैनजे को देखकर सब कुछ भूल जाती है और अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफी उसको दे देती है। चैनजे को तो मिया को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ओ यांग को उसके ब्रेकअप के बारे में किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने ही बताया था और इसीलिए वो वहाँ पर से चला जाता है। चैनजे को वहाँ पर से जाते देख मिया भी उसके पीछे आ जाती है और उसके बाद मिया चैनजे को कॉफी देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफी लेकर आई हूँ। मिया की बात सुनने के बाद भी चैनजे उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। तो उसके बाद मिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें कॉल कर रही थी लेकिन तुमने अपना कॉल नहीं उठाया और मैंने तुम्हें मैसेजेस भी किए, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ गई। मुझे लगा तुम बहुत ही ज्यादा सैड होंगे और तुम नहीं चाहते थे ना कि तुम्हारे ऑफिस में किसी को भी हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चले, इसीलिए मैं आज उन सबसे छुप कर यहाँ पर आई हूँ। किसी ने भी हमें नहीं देखा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे ऑफिस में इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। तुम बस मुझको एक चांस दे दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ये गलती नहीं दोहराऊंगी। तो मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद चैनजे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिया से कहता है कि मेरे बॉस ओयांग को हम दोनों के ब्रेकअप के बारे में किसने बताया था। तो मिया उससे कहती है कि कल जब हम दोनों का ब्रेकअप हुआ और मैं तुम्हारी कार के पीछे भाग रही थी तो मैं गिर गई थी, तभी वहाँ पर मुझे ओयांग और लीदो ने देख लिया था। उसके बाद वो मेरे सामने आए और उन दोनों ने मुझे उठाया।
और मेरी हेल्प करी। मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट थी, इसलिए मैं अपने पापा के सामने नहीं जाना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने उनसे मदद मांगी और उनसे कहा कि मुझे कहीं और ले जाए। ये सब सुनने के बाद चैन से मिया पे बहुत ही तेज चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुमको पता नहीं है क्या कि ओयांग मेरा बॉस है। तुम्हारी इस बेवकूफ हरकत की वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम क्या मेरी नौकरी छुड़वाना चाहती हो? मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि तुम मेरे और अपने बीच की चीजें हम दोनों के ही बीच में रहने दिया करो। क्यों तुम हमेशा थर्ड पर्सन को हम दोनों के बीच में इन्वॉल्व करती हो? यू नो व्हाट, मैंने तुम्हें कल भी क्लियर कर लिया था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, और अब तो मैं बिल्कुल पक्का हो गई हूँ कि मुझे तुम जैसी बेवकूफ लड़की के साथ रिलेशन में रहना ही नहीं है। आज से पहले चैंसी ने मिया के साथ इतनी बदतमीजी से कभी भी बात नहीं की थी, और इस बार चैंसी की ये सारी बातें सुनने के बाद मिया का तो दिल ही टूट जाता है। और इतनी सारी भली बुरी बातें मिया को सुनाने के बाद चैन से वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी देर में मिया अकेले खड़े होकर रोने लग जाती है और कॉफी पीने लग जाती है। तभी वहाँ पर ओयांग आ जाता है और ओयांग उससे बोलता है कि तुम्हें रोते समय इतनी ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। तो उसके बाद मिया रोते रोते उससे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो ओयांग उससे बोलता है कि ओके, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और मेरे ऑफिस में आ जाओ। और ऐसा ही कहकर वो दोनों ओयांग के ऑफिस में चले जाते हैं। तो उसके बाद ओयांग उससे बोलता है कि अब बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मिया उसके सामने रोने लग जाती है और उसे इशारों में ही बोलती है कि उसे यहाँ पे बोलने में शर्म आ रही है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मैनेजर भी बैठ रखी है। तो ओयांग अपनी मैनेजर से कहता है कि इस लड़की को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए आप कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हैं। ओयांग की बातें मानकर उसकी मैनेजर वहाँ पर से बाहर चली जाती है। उसके बाद ओयांग उससे कहता है कि अब बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो मिया उससे कहती है कि सबसे पहले तो थैंक यू मेरी कल रात को इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए, और दूसरी बात मुझे तुमसे माफी भी मांगनी है क्योंकि कल रात को मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया। उसके बाद मिया ओयांग के सामने रोते हुए उससे कहती है कि तुमने चैंजे को कल रात की बातें क्यों बताई और ये क्यों बताया कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, और तुमको चैंजे को डांटने की क्या जरूरत थी? इस सब कुछ में सारी गलती मेरी है, चैंजे की कोई भी गलती नहीं है। तो तुमने उसे बेफालतू में क्यों डांटा और वो मुझ पर सारा गुस्सा निकाल रहा था। कल रात को ड्रिंक मैंने किया था, तुमको परेशान मैंने किया था, लेकिन तुमने चैंजे को क्यों डांटा? तो इसी तरीके से मिया जब ओयांग से बातें कर रही होती है तभी वहाँ पर लीदो आ जाता है और लीदो मिया की बातें सुनने के बाद हंसने लग जाता है। उसके बाद मिया ओयांग से कहती है कि तुम उसके बॉस हो, इस तरीके से मैं उसके बारे में तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? मैंने तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊंगी और चैंजे से माफी मांगूंगी, लेकिन चैंजे ने मुझसे कहा कि मेरी जैसी इडियट लड़की के साथ उसको रिलेशन में रहना ही नहीं है। सच में मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ, भगवान ने मेरी जैसी इडियट लड़की को इस दुनिया में भेजा ही क्यों है? तो ओयांग उसके बाद उस पर हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि मिया तुम्हें पता है कि तुम बेवकूफी नहीं हो बल्कि तुम यूजलेस हो। तो मिया उससे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक नंबर की यूजलेस हूँ। पता नहीं अब चैंजे मुझे दोबारा से पसंद करेगा भी या नहीं करेगा। और जब वो इसी तरीके से बोल रही होती है तभी वहाँ पर ओयांग की बहन ओरे आ जाती है। तो मिया ओयांग से कहती है कि प्लीज चैंजे से तुम मेरी वजह से बिल्कुल भी नफरत मत करना, वो सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी वजह से प्लीज तुम चैंजे को इस जॉब से मत निकालना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और ऐसे ही कहकर मिया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी उसके सामने ओयांग आता है और उससे बोलता है कि काम डाउन, नहीं निकालूंगा मैं उसे जॉब से, बट सबसे पहले तुम रोना बंद करो और आराम से यहाँ पे चेयर पे बैठ जाओ। और ऐसा ही कहकर वो मिया को चेयर में बैठवाता है और उससे कहता है कि तुमको पानी चाहिए। तो मिया कहती है कि नहीं। तो उसके बाद ओयांग उससे कहता है कि ओके तो तुम रोना बंद कर दो। तो ये सब कहने के बाद मिया उससे कहती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मुझे यहाँ पर से जाना है। ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी देर में लीदो और ओरे को उन दोनों की मॉम का कॉल आ जाता है। एक्चुअली में लीदो और ओरे के पेरेंट्स चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर ले, और इसीलिए वो उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करने के लिए ही उन दोनों को बुला रहे थे। शाम के टाइम पे लीदो के फैमिली वाले और ओरे के फैमिली वाले दोनों के दोनों साथ में बैठकर उन दोनों की वेडिंग की डेट फिक्स करने लग जाते हैं। बट उन दोनों से तो कोई पूछता ही नहीं है। तभी लीदो उनसे कहता है कि मुझको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे और ओरे को शादी करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने कभी एक दूसरे को इस नजर से देखा ही नहीं है। मैं ओरे को अपनी छोटी बहन मानता हूँ और ओरे मुझे अपना बड़ा भाई मानती है, तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? और मुझे ये भी पता है कि ओरे भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। लीदो की बात सुनने के बाद ओरे उन सभी से कहती है कि आप सभी को तो पता ही है कि मैं अपने पापा की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, इसीलिए अब मुझे तो कोई अधिकार भी नहीं है ना अपने प्यार को चुनने का। इसीलिए जो डिसीजन मेरे पापा का होगा वही डिसीजन मेरा भी होगा। और ऐसा ही कहकर ओरे वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ ओयांग छुप छुपा के अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसको उसके पापा का कॉल आ जाता है। ओयांग को इस दुनिया में किसी से भी डर नहीं लगता था अपने पापा के अलावा, और जैसे ही वो सुनता है कि उसके पापा का कॉल आ गया तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब तो उसको पक्का डांट पड़ेगी, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि ओयांग बहुत ही ज्यादा काम करे और बहुत सक्सेसफुल इंसान भी बने। बट ओयांग को तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था और वो बस हमेशा अपने आप में ही खोया रहता है। बट थोड़े ही देर में जब उसका बॉडीगार्ड उसको फोन देता है
तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि ओयांग तुम इतने रात को क्या कर रहे हो। तो ओयांग उनसे कहता है कि पापा कुछ भी नहीं, मैं तो ऑफिस में काम कर रहा हूँ। उसका बॉडीगार्ड पीछे से उसके पापा को सारी सच्चाई बताने वाला होता है, तब तक ओयांग उसको चुप करा देता है। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि अच्छा तुम सच बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में ऑफिस आ ही रहा हूँ तुम्हें चेक करने के लिए। आखिरकार मैं भी तो देखूं मेरा बेटा काम करते हुए कैसा लगता है। जैसे ही ओयांग अपने पापा की ये बातें सुनता है, वो फटाफट से गाड़ी में बैठता है और वहीं पर अपने कपड़े चेंज करता है। और उसके बाद अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि देख लेना, मेरे डैड को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं इतने रात को बॉक्सिंग करने के लिए गया था। अगर डैड को इस सब के बारे में कुछ भी पता चला ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तो उसका बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि तुम अपने डैड से इतना ज्यादा डरते क्यों हो? सीधे सीधे तुम उन्हें बता नहीं सकते हो कि तुम्हें बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है। तो ओयांग उससे बोलता है कि अगर मेरे पापा इतने आसानी से मेरी बात मान जाते तो मैं उन्हें बता नहीं देता। तो उसके बाद उसका बॉडीगार्ड कहता है कि तुम्हारे पापा जो कुछ भी करते ना तुम्हारी भलाई के लिए करते, इसीलिए तुम उनके काम करके कुछ हेल्प कर लिया करो। दूसरी तरफ मिया थोड़ी ही देर में दोबारा से चैंसी के ऑफिस के बाहर चली जाती है और वो सोचती है कि थोड़ी ही देर में जैसे ही चैंसी अपने ऑफिस से बाहर आएगा तो वो उससे माफी मांग लेगी और क्या पता है इस बार चैंसी उसको माफ कर दे। और जब वो यही सब सोच रही होती है तभी वहाँ पर ओयांग और उसका बॉडीगार्ड आ जाता है। उन दोनों को देखकर वो चुप जाती है। थोड़े ही देर में फाइनली ओयांग के पापा उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं और ओयांग उनके सामने इतना बिजी होने की एक्टिंग करता है कि उसके पापा को सच में लगता है कि ओयांग अब पूरी तरीके से सुधर चुका है। और उसके बाद उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से काम करते हुए देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। बस मैं तो भगवान से अब यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके से मन लगाकर काम करो और हमारी कंपनी का नाम रोशन कर दो। अगर सच में तुम इसी तरीके से काम करोगे तो मैं बेफिक्र होकर पूरी कंपनी तुम्हारे हाथों पर सौंप दूंगा। और उसके बाद उसके पापा उससे बोलते हैं कि सच में ये मेरा सपना था कि मेरे बाद मेरा बेटा ये पूरा बिजनेस संभाले, लेकिन तुम यहाँ मेरे साथ तो कभी रहते थे ही नहीं, हमेशा मुझसे दूरी भागते रहते थे। बट फाइनली तुम्हें इतना काम करते देख मेरे दिल को बहुत ही खुशी मिली। अब मैं तो इस दुनिया में कुछ ही दिन का मेहमान हूँ ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम एक बहुत ही कामचोर इंसान बनो और अपनी बहन के पैसों पर पलो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। बचपन से ही मैं पैसों के पीछे इतना ज्यादा भागा कि मैं तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक मैंने कभी तुम सबके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं किया है। बचपन में मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे और अब मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे कमाओ, इसलिए मैं अभी भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। और तुमको याद है बचपन में जब मैं ऑफिस से आया करता था तो तुम मेरे हेड पे टच कैसे करते थे? तुमको लगता था कि मुझे फीवर हो गया है। और इसी तरीके से अपने बचपन के दिनों को याद करके वो दोनों खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद ओयांग अपने डैड से कहता है कि मानता हूँ डैड कि आज तक मैंने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभाई नहीं है, बट आज के बाद मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और आपका ये सपना पूरा करके ही दिखाऊंगा। अपने बेटे की ये सारी बातें सुनने के बाद ओयांग के डैड उनके लिए कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है कि देर से ही सही लेकिन तुम्हें अकल तो आई और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम मुझसे भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनो। बट मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम जितने भी बड़े इंसान बन जाओ अपने फैमिली के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने पहले की है वो गलती तुम भी दोहराओ। और ऐसा ही कहकर उसके डैड वहाँ पर से थोड़ी देर में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अपने और लीतो की शादी की बात सुनकर ओरे बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और बस वो चैंसे को ही याद कर रही होती है, इसलिए वो फटाफट से चैंसे को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि चैंसे मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ। तो चैंसे कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा टेंशन में क्यों लग रही हो, सब कुछ ठीक है ना? तो ओरे कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज तुम जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। तो ओरे को जब चैंसे इतनी तकलीफ में देखता है तो वो फटाफट से वहाँ पर से भाग कर उसके पास चला जाता है। दूसरी तरफ मिया अभी भी चैंसे के ऑफिस के बाहर पर उसका वेट कर रही होती है, पर चैंसे वहाँ पर आता ही नहीं है। काफी देर तक चैंसे तो वहाँ पर आता नहीं है तो मिया अपने आप से कहने लग जाती है कि चैंसे सच में कितना हार्ड वर्किंग लड़का है। ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे वो सभी चले गए हैं, लेकिन वो बेचारा अभी भी मन लगाकर बस अपना काम ही कर रहा है। मेरी वजह से उसको कितना ज्यादा हर्ट हुआ है, सच में मेरी ही गलती है जो मैंने उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करवाई। बट कोई बात नहीं, अब मैं उससे माफी मांगूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो इसी तरीके सोच रही होती है तभी उसके पीछे से एक खतरनाक सा लड़का आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कुछ ही देर में वो मिया को कोई और लड़की समझकर किडनैप कर देते हैं। जब वो मिया को किडनैप कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर से ओयांग और उसका बॉडीगार्ड भी आ जाता है और वो मिया को किडनैप होते हुए देख लेते हैं। और इससे पहले कि वो मिया को बचाए वो सारे गुंडे मिया को गाड़ी में बंद कर देते हैं और उसके बाद उसे वहाँ पर से ले जा देते हैं। जैसे ही ओयांग और उसका बॉडीगार्ड ये सब देखते हैं तो वो भी अपनी गाड़ी निकालते हैं और उन गुंडों का पीछा करने लग जाते हैं। मिया के किडनैप होने के थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर से चैंसे भी अपने घर में चला जाता है। दूसरी तरफ मिया उन गुंडों को बहुत बार बताने की कोशिश करती है कि उन्होंने गलत लड़की को किडनैप कर दिया है, बट वो गुंडे उसकी एक बात भी नहीं मानते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मिया झूठ बोल रही है उनसे बचने के लिए।
उन गुंडों से बचने के लिए मिया बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है और वहां पर से भागने की कोशिश भी करती है, बट वो उसको वहां पर से हिलने भी नहीं देते हैं और उसको मारने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ओयांग को मिया की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है और वो अपने बॉडीगार्ड को और भी तेज गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ बेचारी मिया सोचने लग जाती है कि पता नहीं उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। पहले तो चैनजी ने उसे धोखा दे दिया जिस पर वो इतना ज्यादा विश्वास करती थी, और दूसरी तरफ वो किडनैप भी हो गई थी। थोड़ी ही देर में वो गुंडे मिया को एक कुर्सी से बांध लेते हैं। थोड़ी ही देर में वो गुंडा बाहर आता है और मिया को अपनी मॉम को कॉल लगाने के लिए बोलता है। तो मिया उससे कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरी मॉम भी नहीं है, तो मैं किसे कॉल लगाऊं? मैं कह रही हूँ ना कि तुमने किसी गलत लड़की को उठा लिया है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो उसके बाद वो मिया से कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझ रही हो, ये सब चालाकी हमारे सामने मत दिखाओ, हम तुम जैसी लड़कियों को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मिया उनसे कहती है कि मैं सच्ची में एक ऑर्फन हूँ और मेरी मॉम नहीं है, मैं अभी फ्रांस से अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके आई हूँ। मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद भी उनको मिया पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है और इसीलिए वो मिया के साथ बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद एंट्री होती है वहाँ पर ओयान की। मिया जैसे ही ओयान को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ओयांग वहाँ पर आने के बाद मिया से कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं तुमको यहाँ पर से बिल्कुल सही सलामत लेकर जाऊंगा। यही सब कहने के बाद ओयांग और उसका बॉडीगार्ड गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और इतने बुरी तरीके से मारते हैं कि उन गुंडों को उन दोनों से माफी मांगनी पड़ती है और उसके बाद वो उन सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ ओयांग मिया के सामने आता है और जब वो देखता है कि मिया को इतनी सारी चोट लग रखी है तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो मिया पर दवाई लगाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तो मिया कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ओयांग उससे बोलता है कि किसने कहा था तुमको इतने रात को हमारे ऑफिस के बाहर आने के लिए? तो मिया उससे कहती है कि मैं तो सिर्फ चैनसे को देखने के लिए आई थी, मुझे उससे माफी मांगनी थी। तो ओयांग उससे कहता है कि तुम चैनसे के बारे में अब इतना मत सोचो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। और ऐसा ही कहकर वो मिया पर दवाई लगाने लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।